की डेफिनेशन एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, जरा बताइएगा क्या था। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to another person. आगे, to do or to abstain from doing something, right? आगे, to obtain the assent of other person to such act or abstinence. ठीक बात है कि नहीं? Such person is making an offer. इसका मतलब ये कि हमने यहां पर देखा कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसकी हर वक्त इंटेंशन क्या रहती है कि सामने वाला उसकी बात मान ले। यानी अगर मैं कहूं कि जी ऑफर के आप मुझे एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताइए आप मुझे, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए? मैंने अगर किसी को ऑफर दी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि वो मेरी बात मान ले। आइए लिखें, वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। पहली बात, इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। ठीक बात है कि नहीं? पहली बात क्या है? इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। अगर ये इंटेंशन ना हो तो बताइए जरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा ये बताओ कि हमने जब बात की थी इस बारे में कि एक है ऑफर कि भाई तुम मेरे साथ खेलने चलोगे, क्या यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इसी कारण से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? वैलिड ऑफर। इसका मतलब ऑफर देते वक्त अगर दिमाग में ये इंटेंशन है कि सामने वाले ने अगर वादा किया और उस वादे को नहीं निभाया तो हम उसके खिलाफ केस दायर कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर मैं किसी को ऑफर देता हूं, ऑफर देते वक्त मेरे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि अगर सामने वाला वादा करने के बाद भी अपना वादा नहीं निभाता तो हम उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे, राइट? यानी हर वैलिड ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लिख लीजिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लिखिए, an offer must create an intention to create legal relationship. Any offer of social or domestic nature is not valid to create a valid contract. ठीक है जी। तो ऑफर अगर किसी को हम दे रहे हैं तो दो बातें हमने ध्यान रखनी है कि ऑफर देते वक्त उसमें क्या इंटेंशन होनी चाहिए? टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, नंबर 1। दूसरी बात, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जरा सोचो, एक दिन
गुप्ता जी सुबह सुबह उठे, उन्होंने सोचा कि भाई मैंने आज जो है, आज मिस्टर मेहरा को अपनी कार बेचने की ऑफर देनी है, सोचता हूं मैं। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मैं आज उनको कार बेचने की ऑफर दे रहा हूं, आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे? ये बात कह के अपना काम में लग गए। शाम को उन्होंने मेहरा जी को फोन किया, क्या कहा, पूछा उनसे कि हाँ जी, तो आपने क्या सोचा मेरी ऑफर के बारे में, आप मेरी कार 2 लाख रुपए में लोगे? वो कहते यार ये आपने मुझे कब कहा कि आप मेरी कार लेना चाहते हो कि नहीं? क्या मन में ही सोचने से ऑफर वैलिड मान ली जाएगी? तो क्या करना चाहिए था उसे कम्युनिकेट करना चाहिए था। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगी, अगर मैं आपसे कहूंगा ही नहीं, आपको मेरी बात पता ही नहीं चलेगी, तो क्या वैलिड ऑफर मानी जाएगी? तो ऑफर का कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। ठीक बात है कि नहीं? अगला पॉइंट लिखिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इफ इट इज नॉट communicated to the offeree, then there can be no valid acceptance. Then there can be no valid acceptance if the offeree accepts the offer, if the offeree accepts the offer in ignorance of the offer. It is not a valid acceptance and therefore does not give any right to the acceptor. जरा ध्यान से ये लास्ट लाइन जो लिखवाई है मैंने पढ़ी है, बहुत ध्यान से। अगर एक ऑफर को बिना ऑफर को जाने एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई ऑफर बिना जाने एक्सेप्ट कर कैसे सकता है? हाँ या ना? किसी ने कोई ऑफर दी नहीं और मैंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली हवा में। ठीक बात है कि नहीं? चलिए एक केस लॉ का डिस्कशन करते हैं। एक बार एक मालिक का, एक पर्सन का जो कि बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, उसका भतीजा खो गया और बहुत ढूंढा, पता लगा जी उसका नेफ्यू मिल ही नहीं रहा। उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना रिवॉर्ड दूंगा, सपोज 2000 रुपए रिवॉर्ड दूंगा। अब बहुत ढूंढा, किसी को नहीं मिला। उसका नौकर जो था वो अपने गांव गया हुआ था। गांव से जब वो लौट रहा था, ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर देखा कि जी ये तो अपने मालिक का भतीजा है। उसने उसे लिया और घर आ गया। उसने कहा ये क्या कर रहा है बाहर यहाँ पे? घर आया, पहुंचा और कहा देखो मालिक जी ये तो भतीजा बाहर घूम रहा था आपका, घूम रहा था, ये कैसे हो गया? मैंने इसे देखा और मैं ले आया, संभालो इसे। मालिक खुश हो गया। उसने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, जाओ अपना काम करो। अब वो अपना बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो बाकी जो नौकर लोग थे उन्होंने पूछा अरे
तुमने अपना इनाम लिया? मालिक ने तो 2000 रुपए का रिवॉर्ड रखा था ढूंढने पर। कहते अच्छा? कहते हाँ, मालिक का भतीजा तो खो गया था, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया इन्होंने, जो भी ढूंढ के लाएगा 2000 रुपए इनाम मिलेगा उसे, तो जाके क्लेम करो। अभी अंदर गया, कहता है मालिक साहब वो 2000 रुपए इनाम रखा था आपने, मैं ढूंढ के ले आया हूं इसे। कहता है कोई इनाम नहीं मिलेगा, भागो यहां से। अब वो कहता है यार 2000 रुपए का नुकसान हो गया ये तो। उसने अपने मालिक के खिलाफ केस दायर कर दिया, और केस फाइल करने के बाद जब ये केस कोर्ट में गया, जरा सोचो क्या इस नौकर को ये 2000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कितने लोग कहते हैं मिलेंगे? रेज योर हैंड्स। मिलने चाहिए? मिलने चाहिए कि नहीं? कितने लोग कहते हैं नहीं मिलेंगे? देखो, इसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट किया उसने, मान लिया कि नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब ये ऑफर एक्सेप्ट की गई तो क्या उसे मालूम था कि ये ऑफर है भी? उसे तो इस रिवॉर्ड के बारे में कब पता चला? ये सब एक्सेप्टेंस करने के बाद। ठीक बात है कि नहीं? ये सब एक्सेप्टेंस करने के बाद जो है उसे मालूम हुआ कि यहां पर तो एक ऑफर भी दी गई है। अब जरा सोचो, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? दिस एक्सेप्टेंस वाज इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। ऑफर तो उसे मालूम ही नहीं थी, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? ठीक बात है कि नहीं? ये केस लॉ है जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। अब जरा बता दो इसमें मालिक कौन है? अरे लालमन शुक्ला नाम होने का मतलब यह है कि वो नौकर ही होगा। अच्छा, क्योंकि जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले लिखा होता है। क्योंकि यहां पर केस नौकर ने फाइल किया, वो प्लेंटिफ है, इसलिए उसका नाम पहले दिया है। और ये पर्सन कौन है? डिफेंडेंट। ठीक बात है कि नहीं? तो ये सेम केस लॉ आपका ऑफर में जो यूज हुआ है, एक्सेप्टेंस में भी यूज होगा, राइट? यानी एक्सेप्टेंस भी आप तभी कर सकते हो अगर ऑफर के बारे में मालूम हो, और ऑफर अगर कम्युनिकेटेड नहीं है तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। लिख लीजिए इसे। क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहोगे? मेरे पास अगर एक ऑफर हो तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें अपनी कार सिर्फ 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास एक चीज सोचने वाली है कि भाई मेरे पास तो 10 कार्स हैं, 10 में से कौन सी कार की बात की जा रही है? अगर मेरे पास 10 कार्स हैं और मैं बोलूं कि मैं अपनी एक कार बेचना चाहता हूं, तो क्या यहां पर क्लैरिटी है कि मैं कौन सी कार बेचना चाहता हूं? इसका मतलब मेरी ऑफर सर्टेन नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब ऑफर का सर्टेन होना भी जरूरी है। अगला पॉइंट लिखे, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर मस्ट बी सर्टेन। मैं तुम्हें अपना लैपटॉप ना यही कोई 50-60 हजार रुपए में बेचना चाहता हूं, 50-60 हजार रुपए। क्या यहां पर प्राइस क्लियर है? इसका मतलब ऑफर सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन नहीं है तो इसका मतलब वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? चलो लैपटॉप की बात चलिए तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं अपना लैपटॉप तुम्हें 1 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, और 5 दिन में आप मुझे हां या ना का जवाब दे दो।
5 दिन में हां या ना का जवाब दे दो। 5 दिन तक अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा लैपटॉप परचेज कर लिया। ठीक है कि नहीं? क्या ये बात गलत है? कोई कहां गलत है? मैंने तो तुम्हें बोला ना कि तुम हां या ना का जवाब दे दो। 5 दिन में तुम ना बोल दो, अभी ना बोल दो। लेकिन अगर 5 दिन तक तुमने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि यह लैपटॉप तुमने परचेज कर लिया। क्या इसमें कोई कमी है इस स्टेटमेंट में? बताइए, क्या यह स्टेटमेंट गलत है? ऑफर वैलिड है कि नहीं है? क्यों? अरे भाई, मैं तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं, तुम ना बोल दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम ना नहीं कह सकते, मैंने ऐसा कहा? ठीक है या नहीं? जबरदस्ती क्यों है भाई? जबरदस्ती किस बात की? मैं तुम्हें ना करने की ऑप्शन दी है कि नहीं? हां का ऑप्शन तो नहीं दिया खाली। चलो ठीक है, इसको जरा साइड रखते हैं, दूसरे ही बात करते हैं। अगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम मेरा लैपटॉप 5 दिन में खरीदना चाहते हो या नहीं, तो मैं 5 दिन के बाद ये किसी और को भेज दूंगा। अब बताओ ये सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। पहली स्टेटमेंट गलत है, वो वैलिड ऑफर है ही नहीं। उसका कारण क्या है कि ऑफर में अगर कोई ऐसी टर्म डाल दी जाए जिसमें यह लिखा हो या कहा हो कि अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे, अगर आपने इस टर्म को पूरा नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी, ये टर्म गलत है। लिखिए, अ वैलिड ऑफर should not contain a valid offer should not contain any term the non-compliance of which leads to acceptance. It should not contain any term non-compliance of which, एक कोई भी ऐसी टर्म जिसके पूरा ना होने पर, यानी उसकी नॉन कंप्लायंस पर यह मान लिया जाए कि एक्सेप्टेंस हो गई। अगर ऐसी कोई टर्म है तो इसका मतलब ऑफर वैलिड नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? अब सोचो कि तुमने क्लास 11th पास की हुई है, मान लो इसे की हुई है। अच्छा, ये मान लो कि तुमने क्लास 12th पास की हुई है, वो भी की हुई है। अगर तुमने क्लास 11th और 12th पास की है तो तुम्हें जरूर कंपनी अकाउंट्स पढ़े होंगे। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। उसमें प्रोस्पेक्टस किस चिड़िया का नाम है यह भी सुना होगा। ठीक बात है कि नहीं? नहीं सुना था प्रोस्पेक्टस? अच्छा, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, कंपनी ने आपको ऑफर दे दी, ठीक बात है कि नहीं, कि जो भी हमारे शेयर परचेज करना चाहता है उसके लिए अप्लाई करे। ठीक बात है कि नहीं? आपने कंपनी की ऑफर सुनी, शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक बात है, यानी आपने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली। बात ठीक है या गलत है? कंपनी ने कहा जी हम अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दो। पहले हम आपसे 2 रुपए पर शेयर मांग रहे हैं। आपने कहा ठीक है जी हम 1000 शेयर लेना चाहते हैं, 2 रुपए के हिसाब से ये लो 2000 रुपए। यानी आपने एक्सेप्टेंस कर ली कि नहीं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं? इसका मतलब अब अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं?
हाँ या ना? अब वहां से एक लेटर आ गया, आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, आपको हम एक भी शेयर इशू नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि नहीं? जब एक्सेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशंस को। बात ठीक है नहीं? अब आपने कहा जी ये क्या बात हुई, आपने हमें ऑफर दी, हमने उसे एक्सेप्ट किया, अब आप हमें शेयर क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और अब हम आपके खिलाफ केस दायर करेंगे। क्या केस फाइल हो सकता है? क्या केस फाइल हो सकता है? तो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं। बात लिमिटेड शेयर्स की तो है ही कि इतने शेयर्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक कंपनी सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, आपने कहा कि ये जी ऑफर है, फिर पब्लिक जो है एप्लीकेशंस भेजती है, आपने कहा जी एक्सेप्टेंस है, ठीक बात है कि नहीं? अगर ऑफर को उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, पैसे भी दे दिए, अब वो कैसे रिजेक्ट कर रहा है? बताइए। पूरे पैसे नहीं दिए, मान लिया जाए कि 10 रुपए का शेयर था, पूरे 10 रुपए एडवांस भेज दिए। और बोलिए, ऐसे लोग भी तो होते हैं कि पूरा का पूरा पैसा एक बार में दे देते हैं, हाँ या ना? इसने पूरे पैसे दे दिए। अब बोलो, बाकी सेंटर से कोई जवाब आएगा? हाँ जी। अरे भाई, सवाल यह है वापस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वापस तो तब होगा ना जब ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इन्होंने ऑफर दी, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। इसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कैसे तोड़ रहे हो आप? अरे अगले ने प्रॉस्पेक्टस लिख के दे दिया पूरा, उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली। ऐसा कुछ इंप्लाइड नहीं होता। आज तुमने दूसरी बार इंप्लाइड पढ़ लिया तो हर चीज में इंप्लाइड लगाओगे? देखिए, आपकी जो ये बिल्डिंग बन रही है ना, जो आपने बिल्डिंग बनाई कि ये ऑफर है, ये उसकी एक्सेप्टेंस है, और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्चुअली ये पहला स्टेप ही गलत बोल दिया। ये एक्चुअली ऑफर है ही नहीं। प्रॉस्पेक्टस जब इशू किया जाता है तो सिर्फ लोगों को इनवाइट किया जाता है कि भाई हम अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, आप में से अगर कोई खरीदना चाहता हो तो हमें ऑफर भेजे कि वो कितने खरीदना चाहता है। हमें ऑफर दो कि आप कितने खरीदना चाहोगे, हम बताएंगे कि हम आपको देंगे या नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना ऑफर है ही नहीं। प्रॉस्पेक्टस इशू करना एक इनविटेशन टू एन ऑफर है, इनवाइट करना है। ये क्या है? एक इनविटेशन टू एन ऑफर। जब लोगों ने इसकी बात सुनी इनविटेशन की, जिस तरह ये ऑफर नहीं है उसी तरह ये एक्सेप्टेंस भी नहीं है। लोगों ने जब ये एप्लीकेशन दी है, ये एप्लीकेशन जो दी जा रही है ये ऑफर है कि हम आपके इतने शेयर खरीदना चाहते हैं, बताओ दोगे? कंपनी कहते हैं नहीं देंगे, भागो यहां से, या आपको दे देंगे पूरे के पूरे, या फिर आपको प्रोडाटा करके देंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो जब कंपनी इन शेयर्स की अलॉटमेंट कर देती है, ये जो अलॉटमेंट है ये है आपकी ऑफर की एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर?
इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ये बता रहा था कि हम आपको शेयर्स बेचना चाहते हैं, खरीदोगे? खरीदना चाहते हो तो ऑफर दो। लोगों ने जब ये एप्लीकेशंस दी, इसका मतलब अब लोग इस कंपनी को ऑफर दे रहे हैं कि हम आपके इतने शेयर खरीदना चाहते हैं, बोलो दोगे? अब कंपनी की मर्जी है कि वो ये अलॉटमेंट करे या ना करे। अगर कंपनी ने एक बार इसकी अलॉटमेंट कर दी, यानी इसकी एक्सेप्टेंस दे दी, अब बन जाएगा हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा ना कि अगर बाय चांस कोई एक ऐसा एप्लीकेंट जो कि अब शेयर होल्डर बन गया है, बची हुई इंस्टॉलमेंट ना दे तो उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब यह कि अब अलॉटमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं निभाता तो उसके खिलाफ केस दायर करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर शेयर होल्डर ने अपना पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेगी, और अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ की तो शेयर होल्डर कंपनी के खिलाफ केस दायर कर देगा। इज इट क्लियर? लेकिन ये होगा कब? जब अलॉटमेंट हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये कि कंपनी के द्वारा इशू किया गया प्रॉस्पेक्टस एक इन्विटेशन टू एन ऑफर होता है, ना कि ऑफर। कंपनी को जब एप्लीकेशंस दी जाती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं ऑफर, और जब कंपनी उनकी अलॉटमेंट कर देगी, ये कहलाएगी एक्सेप्टेंस, और अब बनेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट लिखे, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर। Offer is different from invitation to an offer. लिखिए, an invitation to an offer only invites the other party to make an offer, whereas offer is final willingness to obtain the acceptance of other person. ठीक बात है या नहीं? अब उसके बाद फटाफट से ये पूरा का पूरा लिख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जल्दी लिखेगा, बोर्ड पे लिखा गया हर शब्द आपको नोट करना है।